नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कन्यादान एक सौभाग्य और इसके लगभग 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 8वां पार्ट है। इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इससे पहले के पार्ट पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि इस चैनल की ग्रोथ के बारे में, ये चैनल मैंने कैसे शुरू किया और इससे कितनी अर्निंग होती है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं, आप उससे मोटिवेट होकर के अपना नया चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी एक वीडियो डाल रखी है मन अप स्टॉक पे, वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप उसका लिंक की बात करें तो वो कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप भी अपना चैनल ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। विभु, रिदु, मनोज, विजय चारों आगे आगे उत्साहित होते हुए चल रहे हैं। पीछे पीछे मम्मी और बाकी सब औरतें आ रही हैं। मम्मी उनसे बातें कर रही हैं, शायद वह सलाह वगैरह ले रही हैं। आखिर में पूरब पाखी का हाथ थामे हुए चल रहा है। पाखी कभी पूरब को देखती है तो कभी अपने आप ही मुस्कुराती है। आज वह बहुत खुश है, जैसे सिर से कितना बोझ उतर गया हो, बिगड़े रिश्ते संभल गए हो। पापा ना सही, लेकिन उसका प्यार तो है ना। पाखी मुस्कुराती हुई सोचते हुए चल रही है। पूरब फोन पे किसी से बात कर रहा है। तभी पाखी का मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए पैर फिसल जाता है और वह लड़खड़ाकर गिर जाती है। पाखी, पाखी, पूरब चौंकते हुए पुकारता है। पाखी सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे चली जाती है। सभी चौंक पड़ते हैं। पाखी के सिर में और हाथ में चोट लग जाती है। बेटी पाखी, रचना जी घबराते हुए पाखी की तरफ दौड़ते हुए भागती है। सभी उसकी तरफ दौड़ते हैं। पूरब जल्दी से सीढ़ी उतरते हुए पाखी के पास जाता है। मम्मी घबराते हुए पाखी को उठाती है। वह रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरी बच्ची को? कितना खून बह रहा है। पाखी बेटा, रचना जी पाखी को संभालते हुए कहती हैं। पाखी के माथे से खून बह रहा है। वह बेहोश हो रही है, उसकी आंखें मूंद रही हैं। आसपास में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पूरब जल्दी से पाखी को गोद में उठाकर कार में बैठाता है। साथ में रचना जी बैठती हैं। फिर पूरब कार चलाते हुए जाने लगता है। पाखी के माथे से खून बह रहा है। रचना जी साड़ी के पल्लू से घाव को दबाए हुए हैं, वह रोए जा रही है। पूरब घबराते हुए कार चला रहा है। पाखी को बहुत दर्द हो रहा है, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ा हुआ है। घर में सुदेश जी तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल रहे थे। तभी वंश किचन से घबराते हुए बाहर आता है। पापा, दीदी मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई है, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। वंश घबराते हुए बताता है तो वो चौंक पड़ते हैं। कब, कैसे हुआ? पापा चौंकते हुए पूछते हैं। अभी विभू का फ़ोन आया था, वे सभी हॉस्पिटल में ही हैं। दीदी के माथे से बहुत खून बह रहा है, उन्हें बहुत चोट लगी है। वंश पापा को बताते हुए कहता है तो वे चिंतित होने लगते हैं। तुम घर में ही रहो, मैं जाता हूँ, सुदेश जी घर से निकलते हुए बेटे से कहते हैं। वंश परेशान सा घबराया हुआ है। हॉस्पिटल के वार्ड में पाखी बेड पर लेटी हुई है। डॉक्टर घाव पे टाका लगा रहे हैं। वार्ड के बाहर रचना जी रोते हुए खड़ी है। विभू उन्हें संभाल रही है। पूरब घबराया हुआ वार्ड के कांच से पाखी को मलहम पट्टी होते हुए देख रहा है। वह दुखी हो रहा है कि अचानक से क्या हो गया पाखी के साथ। तभी पूरब के फोन बज उठता है। वह कॉल रिसीव करता है। क्या बोल रहा है तू? कब हुआ? अभी। पूरब फोन पे घबराते हुए कहता है तो दोस्त मनोज, विजय उसके तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। कल शादी होने वाली है और आज ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? देवी माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करो, उसे ठीक कर दो, उसकी रक्षा करो, रचना जी रोते हुए कहती हैं। विभू उन्हें संभाल रही है। मम्मी चुप हो जाओ, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, दीदी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें, विभू समझाते हुए मम्मी से कहती है। और फिर वह मम्मी के आंसू पूछने लगती है। पूरब भौचक्का सा वार्ड के बाहर खड़ा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ क्या होने से बच गया है। यार पूरब, ठीक हो जाएगी वो, इतना टेंशन मत ले, विजय दिलासा देते हुए कहता है तो वो उसे हैरान सा देखने लगता है। विजय को संदेह होता है कि वह ऐसे क्यों देख रहा है। पूरब, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रहा है? किसका फोन था और क्या कहा उसने जो तू इतने सदमे में है? विजय उससे आश्चर्य से पूछता है।
तो वह उसे भावुक होते हुए गले से लगा लेता है। विजय को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं कि पूरब इतना घबराया हुआ क्यों है। यार, हम जिस रास्ते से मॉल जाने वाले थे वहाँ एक पुल गिर गया है। अगर पाखी सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो हम सभी उस पुल के नीचे दस गए होते। पूरब हैरानी से बताते हुए कहता है। तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाखी की का सीढ़ियों से गिरना बाकी सबकी जान बचाने का इशारा था। मम्मी भावुक होते हुए रो पड़ती है और देवी माँ का धन्यवाद करने लगती है। मनोज माथा पकड़ लेता है। विजय भी कांप उठता है। पूरब कांच से पाखी को देखते हुए मन ही मन कहता है, पाखी, तुमने हम सभी की जान बचा ली है, हम सभी को मरने से बचा लिया है। अगर तुम सीढ़ियों से नहीं गिरती तो हम सभी उस पुल के नीचे दस गए होते। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो क्या अनर्थ हो जाता। सुदेश जी हॉस्पिटल के वार्ड से अंदर गंभीर भाव से कहते हैं। पाखी बेड पे लेटी हुई सिसक रही है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि क्या अनहोनी होने से टल गई है। रचना जी का दिल भी सोच सोच कर बैठा जा रहा है। सभी लगभग डरे हुए हैं। ओके, जो हो गया सो हो गया। अब इस बात पे मिट्टी डालते हैं और हम सब घर चलते हैं। कल शादी की तैयारियां भी तो करनी है। किसी को अब इस विषय पे सोचने की जरूरत नहीं है। देवी माँ ने हम सबकी रक्षा की है, तो अब हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। पूरब आगे बात को टालते हुए सभी से कहता है, ताकि सबका मन बदल जाए। रचना जी देवी माँ का नाम लेकर प्रार्थना करने लगती हैं। पाखी भी सोचती है कि सब ऊपर वाले की ही महिमा है, नहीं तो आज जो घटना होने से टल गई वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। मैं पाखी को लेकर आता हूँ और आप लोग दूसरी गाड़ी से चलिए, ठीक है। पूरब सुदेश जी की तरफ देखते हुए कहता है, तो वे सहज से हो जाते हैं। मम्मी अपने आंसुओं को पोंछती है और पाखी को दुख होता है। और अपनी बैचलर पार्टी का क्या होगा? उसके बिना कुछ मज़ा नहीं आएगा। बीच में मनोज टपकते हुए बोल पड़ता है, तो सब उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। अबे कुछ तो शर्म कर, मरने वाला था तू, शुक्र मना कि बच गया। और इन्हें पार्टी चाहिए, विजय उसे डपटते हुए उससे कहते हैं। तो सभी मुस्कुरा देते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बच गए हम सब, ये कम है क्या? पार्टी तो बनती है यार। मनोज आगे आगे जिद करते हुए कहता है। तो सुदेश जी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन पूरब कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि सामने पाखी के पापा खड़े हैं। कितना कमीना है रे तू, तेरे में थोड़ा भी अक्ल नहीं है क्या, जो इतनी गंभीर स्थिति में भी मौज मस्ती सूझ रही है? विजय उसे डपटते हुए कहता है। तो मनोज को गुस्सा आ जाता है। पाखी मुस्कुरा देती है और लगभग सभी हंस पड़ते हैं। तो तू क्या चाहता है, इन सब की तरह आंसू बहाऊं? मुझसे इतनी नौटंकी नहीं होती। पार्टी देना है तो बोलो, नहीं तो मैं मेरी रमा के पास जाता हूँ। पूरब उसे घूरते हुए चुप रहने का इशारा देता है। सुदेश जी के सामने वह कुछ बोल नहीं पाता। सुदेश जी समझ जाते हैं कि असल माजरा क्या है। कोई बात नहीं, पार्टी मैं देता हूँ। आखिर शादी से पहले एक दिन तो आज़ादी की खुशी मनानी ही चाहिए, नहीं तो फिर बीवी के साथ ही दाल रोटी खानी पड़ती हैं। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? सुदेश जी उत्सुकता से बोल पड़ते हैं, तो सब उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। मम्मी भी शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। फिर उन्हें आभास होता है कि वो क्या बोल गए। अच्छा चलो, जल्दी चलते हैं, चलो चलो, सुदेश जी शर्माते हुए कहते हैं और वार्ड के बाहर आगे आगे चले जाते हैं। बाकी सभी ठहका मारकर हंसने लगते हैं। पाखी को भी हंसी आ जाती है। शाम होने वाली है, सूरज धीरे धीरे अपने रंग बदल रहा है। पूरब कार चला रहा है। पाखी बगल में सीट पे बैठी हुई है। वह अपने मोबाइल पे कुछ देख रही है। क्या हुआ पाखी, तुम इतना चुप सी क्यों हो? पूरब कार चलाते हुए पाखी से पूछता है। तो वो थोड़ा सा असहज सी हो जाती है। कुछ नहीं पूरब, अगर सच में हम मॉल के लिए निकल गए होते तो। पाखी मायूस होते हुए उससे कहती है और फिर रो पड़ती है, जो पूरब को अच्छा नहीं लगता है। पाखी प्लीज़ यार, मैंने कहा ना, अब इसके बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कल हमारी शादी है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में सोच कर दुखी हो।
पूरब उसे समझाते हुए कहता है तो पाखी अपने आप को ठीक करने लगती है, जैसे वह पूरब की बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई है ना? देख लो कहीं कुछ छूट ना गया हो। कल समय नहीं मिलेगा, ओके? और कुछ है तो मुझे बताओ। पूरब कार चलाते हुए पाखी से कहता है। उसे अपने पापा की याद आती है। वह इशारे से सहमति जताती है और फिर मोबाइल पे कुछ देखने लगती है। एक मन करता है कि वह पापा को फ़ोन लगाए, लेकिन फिर कुछ सोच कर रह जाती है। पूरब कार चलाते हुए किसी को फ़ोन करने लगता है। हाँ मम्मी, पाखी अब ठीक है, उसे ही घर छोड़ने जा रहा हूँ। पूरब फ़ोन पे अपनी माँ को बताते हुए कहता है। वो बगल में ही है माँ, थोड़ी घबराई हुई है। अच्छा ठीक है, पाखी को देता हूँ। लो पाखी, मम्मी से बात करो। पूरब कार चलाते हुए फ़ोन पे मम्मी से बात करवाता है और फिर मोबाइल पाखी को दे देता है। सामने से एक कार आ रही है। पूरब गाड़ी चलाने पे ध्यान देने लगता है। घर में वंश पानी की ट्रे लेकर हॉल में आता है। पापा मम्मी सोफे पे बैठे हुए हैं। पापा पानी का गिलास लेते हैं और पीने लगते हैं। मम्मी भी पानी का गिलास लेती है, मगर वो पीती नहीं है। वो किसी सोच में डूबी हुई है। विभू और उसकी सहेली कमरे में चली जाती हैं। बेटा वंश, एक काम करो, तुम एक बार फाइनल लिस्ट चेक कर लो, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ, और सभी बुकिंग वालों से भी बात कर लो। सुदेश वंश से कहता है तो वह उत्सुकता भाव से पापा को देखता है। जी पापा, मैं चेक कर लेता हूँ, और जो कार्ड्स बचे हुए हैं वो मैंने अपने दोस्तों से भिजवा दिए हैं। वंश जवाब में पापा से कहता है तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। मम्मी फिर कुछ सोचते हुए पानी पीने लगती है। वंश वहाँ से चला जाता है। मम्मी भी उठ खड़ी होती है। तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। सुदेश जी रचना को रोकते हुए कहते हैं तो वे उन्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन चिंता के कारण उनसे नहीं हो पाता। नहीं, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है। पाखी की पैकिंग करनी है, ज़रूरी सामान है जो उनके बैग में रखना है। मैं जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ रह न जाए। कोई बात नहीं रचना, हम दोनों मिलकर देख लेते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। सुदेश जी रचना से कहते हैं तो रचना भी हल्का महसूस होता है। वह मुस्कुरा देती है। फिर दोनों पाखी के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। एक बियर बार के बाहर विजय मनोज खड़े हुए हैं। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लगान है पूरब को फ़ोन, अभी तक क्यों नहीं आया? या फिर बार के बाहर ही दर्शन करते रहेंगे? मनोज उत्सुकता से विजय से कहता है तो विजय उसे घूरता है। आ रहा है ना, बताया था ना तुझे, थोड़ा तो सब्र रख। विजय भड़कते हुए उसे जवाब देता है। बार के बाहर कुछ लड़कियों को देखकर मनोज विजय से कहता है, जल्दी बुलाओ उसे, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता है। क्या लड़कियां हैं रे, बाप रे, जल्दी बुला उसे, आज खूब मज़ा करेंगे। ये सुनकर विजय को उस पर गुस्सा आता है। अपने आप को संभाला नहीं तो लात भी पड़ेंगी बेटा, इसलिए सिर्फ रमा तक ही खुद को सीमित रखना, नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा। घर में पाखी के कमरे में रिदु पाखी के हाथों पे मेहंदी लगा रही है। विभू जूस लेकर आती है। उसके हाथों में मेहंदी लगे, उसकी बारात आई, बैंड बाजा बजे, सब नाचे गाए। ऐसे कितने ही सपने देखे थे उसके, जो अब वो सभी सच हो रहे हैं। दीदी, दीदी जूस पी लीजिए। विभू जूस का गिलास लिए पाखी से कहती है तो उसका ध्यान टूटता है। विभू उसे मुस्कुराते हुए देख रही है तो पाखी शर्मा जाती है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, आपके हाथ में तो मेहंदी लगी हुई है। चलो मैं ही जूस पिला देती हूँ। विभू आगे अपने आप पे हंसते हुए कहती है तो पाखी भी मुस्कुरा देती है। फिर विभू प्यार से पाखी को जूस पिलाने लगती है। दरवाजे के पास में गुजरते हुए मम्मी की नज़र उस पर पड़ती है तो वो बहुत खुश होती हैं और भावुक होने लगती हैं। वैसे दीदी, आप सोच क्या रहे थे? हमें भी तो बताइए ज़रा। विभू आगे पाखी की बगल में बैठते हुए पूछती है, जिससे विधु मुस्कुरा देती है। साथ में पाखी भी। लेकिन तू जानना क्यों चाहती है कि मैं क्या सोच रही थी?
पाखी जवाब देने के बजाय सवाल ही पूछ लेती है। तो विभू बगले ताकने लगती है। अरे दीदी, ये तो सिंपल है, आगे किसी का नंबर जो लगने वाला है ना, इसलिए वो जानना चाहती होगी। रिदु खिंचाई करते हुए बोल पड़ती है। तो विभू शर्माने लगती है। पाखी की भी हंसी निकल आती है। मम्मी भी मुस्कुरा देती है। ऐसी बात नहीं है, वो तो दीदू दीदी को खोया हुआ देखा तो ऐसे ही पूछ लिया, विभू कहती है। तो पाखी प्यार से उसका गाल चूम लेती है। विभू मुस्कुरा देती है। मम्मी की आंख भर आती है दोनों बहनों को आपस में प्यार करते हुए देखकर। पता है विभू, हर लड़की को उसकी शादी वाले दिन का इंतजार रहता है। वह बहुत से सपने सजाए हुए होती है। वह चाहती है कि उसकी शादी उसके सपनों के राजकुमार के साथ हो। पूरा घर परिवार शादी में शामिल हो। सबके चेहरों पर खुशियाँ हो, मुस्कान हो और हंसी खुशी उसकी घर से विदाई हो। पाखी आगे ख्यालों में गुम होते हुए कहती है। तो विभू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे के पास खड़ी मम्मी का दिल भी खुशी से झूम रहा होता है। पर दीदी, आपकी शादी तो आपके सपनों के राजा के साथ ही हो रही है ना, आप तो बहुत खुश होंगी। क्या कुछ है दीदी जो आपकी शादी में कमी है? मेरा मतलब आपके सपनों का हिस्सा हो और पूरा किया ना जा सका हो। विभू उत्सुकतावश पूछते हुए उससे कहती है। तो पाखी के चेहरे पर उदासी छाने लगती है, जैसे वह कहना चाहती हो कि हाँ, है कुछ अधूरा सा, कमी भी है। काश कि मेरे पापा भी मेरी शादी में शामिल हो पाते तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई होती। लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ कहाँ मिलता है। पाखी मन ही मन सोच रही है। दरवाजे के पास खड़ी मम्मी के दिल में कुछ चुभ सा जाता है, जैसे वो पाखी के दिल की बात जानती हो। फिर वह वहाँ से चली जाती हैं। रिदु मेहंदी लगा रही है। विभू आगे फिर कुछ भी नहीं पूछती, जैसे वह जानती हो कि दीदी क्या चाहती हैं। नहीं विभू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी शादी में हो न रहा हो। सब कुछ तो है मेरे पास, पापा, मम्मी, तुम, वंश और ये घर। यही मेरे सपनों के खूबसूरत हिस्से हैं जो मेरे साथ हैं। और मेरी खुशी क्या हो सकती है? पाखी सोचते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है। विभू भी मुस्कुरा देती है, जबकि उसके जहन में चल रहा है कि दीदी, आप कितनी बहादुर है ना। काश मैं भी आपकी तरह हो पाती। कितनी आसानी से आपने कह दिया, जबकि घर के सभी लोग जानते हैं कि आपकी खुशी का सबसे अहम हिस्सा तो आपके पापा हैं, पर वे आ नहीं सकते। विभू दीदी के मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर मन ही मन सोच रही है। उसके हाथ पे मेहंदी लग रही है। वो खुश तो है, लेकिन उसकी खुशी अधूरी है। बियर बार के बाहर मनोज गुस्से से खड़ा इंतजार कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि अभी तक कोई नहीं आया। विजय बाइक के ऊपर बैठा मोबाइल देख रहा है। तभी पूरब पाखी के पापा सुदेश जी और वंश और उसके 3 दोस्तों को लिए हुए आते हैं, जिन्हें देख मनोज खुशी से उछल पड़ता है और जाकर पूरब के गले लग जाता है। ए, तू आ गया? कब से खड़ा हूँ, मेरा तो सोच सोच कर ये मुंह सूख गया है। अब चलो जल्दी से चलते हैं और पार्टी करते हैं। मनोज उत्साहित होते हुए उससे कहता है। तो सभी हंसने लगते हैं। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, नहीं तो अब इसे जूते पड़ने वाले थे। विजय ताना मारते हुए बोल पड़ता है। तू बस कर रे, नहीं तो एक काम कर, तू घर चला जा, तेरे लिए यही सही रहेगा। मनोज पूरब का हाथ पकड़े हुए उससे कहता है। तो सभी हंस देते हैं। अब तुम दोनों झगड़ा मत करो प्लीज़, पूरब चलते हुए दोनों से कहता है। तो सभी बार के अंदर जाने लगते हैं। अंदर पार्टी चल रही है। मनोज आगे आगे झूमते हुए जा रहा है। वह बहुत खुश हो रहा है। वह झूमने लगता है। तभी एक लड़की मनोज के ऊपर उल्टी कर देती है। वह गिनगिनाते हुए चिल्ला पड़ता है, छी। तो सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। मनोज मुंह बनाए हुए गिनगिना रहा है और वह लड़की नशे की हालत में लड़खड़ा रही है। रात के अंधेरे में आसमान में तारे चमक रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा बह रही है। शोर शराबे के बीच बिल्डिंग की बालकनी के पास खड़ी पाखी शहर की झिलमिलाती रोशनी को देख रही है, जैसे वह खुश भी हो और नहीं भी। कुछ सवाल है उसके जेहन में जिसे वह पूछना चाहती है, किस्मत से या अपने आप से। क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? क्या सबका जीवन भी इसी तरह का होता होगा? कुछ ना कुछ तो अधूरा रह ही जाता है। कुछ ना कुछ कमी की लालसा बनी ही रहती है। जिंदगी शायद ऐसी ही होती है।
कुछ पूरा सा और कुछ अधूरा सा। फिर वह बेमन से किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, मगर फ़ोन नहीं लगता। तो वह परेशान सी होने लगती है, उसे घबराहट सी होने लगती है। ये काका का नंबर लग क्यों नहीं रहा? पापा के बारे में कुछ तो पता चलता, क्या वो ठीक हुए भी हैं कि नहीं? आज के दिन इतना कुछ एक साथ हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। चलो सब सुरक्षित है, ये कम है क्या? पाखी अपने आप से परेशान हुए मन ही मन कहती है कि तभी रचना जी आती हैं। बेटी को परेशान सा देख वह समझ जाती है कि पाखी क्या सोच रही होगी। पाखी बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रचना जी पाखी के पास आते हुए कहती है, तो वह जल्दी से बह रही आंसुओं को पोंछने लगती है। हाँ मम्मी कहिए ना, क्या बात है? पाखी खुद को ठीक करते हुए उनसे कहती है। तो वे संकुचाते हुए पाखी की तरफ देखती हैं। पाखी भी मम्मी को गौर से देखती है, तो उसे संदेह होता है कि मम्मी के जेहन में कुछ तो चल रहा है, जिसे वह अपनी जुबान पे लाने से संकोच कर रही है। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।